हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट रसायन चैप्टर चल रहा था, इसकी 6 क्लासें हो चुकी थी। आज इसके 7वें लेक्चर के बारे में या अपन 7वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा, अपन ने पढ़ा था कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन। अपन ने इनके गुणधर्म सभी के अच्छे से देख लिए थे और इसके बाद में अपन जो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन पढ़ रहे थे कोलाइड की प्रावस्थाएं, कोलाइड की प्रावस्थाएं, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। कोलाइड की प्रावस्थाएं, इसमें आपको मैंने बताया था कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं होती है। एक होती है प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम, इन दोनों प्रावस्थाओं के बारे में मैं बता चुका था। इसको आंतरिक प्रावस्था, इसको बाह्य प्रावस्था, ये कम मात्रा में, ये अधिक मात्रा में, इसको वितरित प्रावस्था, इससे वितरण माध्यम कहते हैं। और किसी भी कोलाइड का जो नाम है वो उसके प्रक्षेपण माध्यम के नाम के आधार पर ही रखा जाता है। जैसे जलीय कोलाइड, जल का कोलाइड विलयन है तो उसको अपन हाइड्रोसोल कहेंगे। यदि किसी कोलाइड विलयन में प्रक्षेपण माध्यम जल है तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोसोल। बेंजीन है तो अपन क्या कहेंगे? उसको बेंजोसोल। एल्कोहल है तो उसको क्या कहेंगे? अपन एल्कोसोल कहेंगे। ये आपको मैं इनके बारे में बता चुका था। आज अपन अब पढ़ेंगे प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, और ये दोनों मिलने पर जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसका नाम, भाई कोलाइडी विलयन बनता है, उसमें क्या रहता है? प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था मिक्स रहती है या वितरित रहती है। ये तो बताया था ना, कोलाइड की प्रावस्थाएं यहाँ पर प्रावस्थाएं 2 होती है, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक प्रक्षेपण माध्यम। इन दोनों को मिक्स करने पर कोलाइडी विलयन अपने को प्राप्त होता है। अब ये प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम मिक्स करने के आधार पर कोलाइडी तंत्र कौन सा बनता है, उनके बारे में अपन अब बात करेंगे या फिर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं एक इसमें आपको एक सारणी द्वारा ही समझा देता हूं, जिस प्रकार से इसे यहां पर लिखते हैं अपन। प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडी तंत्र का नाम, कोलाइडी तंत्र का नाम, और ये अपन लास्ट में लिखते हैं उदाहरण। ये अपन ले रहे हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडी तंत्र का नाम और उदाहरण। जैसे यहां पर मैं कहूं प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में अपन कोई प्रक्षिप्त प्रावस्था ले लेते हैं। जैसे ये क्रम संख्या कितने बनते हैं? जैसे प्रक्षिप्त प्रावस्था अपन ने ली गैस, और प्रक्षेपण माध्यम लिया अपन ने, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, प्रक्षिप्त प्रावस्था ली अपन ने गैस, प्रक्षेपण माध्यम लिया अपन ने द्रव। तो एक प्रक्षिप्त प्रावस्था ली है अपन ने, गैस ली है जो कम मात्रा में है, और प्रक्षेपण माध्यम अपन ने लिया है द्रव। तो जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उस कोलाइडी तंत्र को अपन कहते हैं झाग अथवा फोम। क्या कहेंगे इसको? झाग कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे इसको? अपन फोम कहेंगे। ठीक है। जब द्रव में गैस मिक्स होती है और जो कोलाइडी तंत्र बनता है उस कोलाइडी तंत्र का नाम क्या होता है? उस कोलाइडी तंत्र का नाम होता है झाग अथवा फोम। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण साबुन का विलयन, साबुन का विलयन, या फिर सोडा वाटर के झाग, सोडा वाटर के झाग,
ये इस कोलाइडी तंत्र का नाम होता है। तो पहला कोलाइडी तंत्र मैंने आपको यही बताया है। इसमें प्रक्षेप प्रावस्था क्या है? प्रक्षेप प्रावस्था इसमें गैस है, ये कम मात्रा वाली है। आंतरिक प्रावस्था है, वितरित प्रावस्था है। अधिक मात्रा वाली बाह्य प्रावस्था, वितरण माध्यम। क्लियर है बात सभी को? दूसरा लेते हैं अपन प्रक्षेप प्रावस्था। मान लो यहां पर गैस रहे और प्रक्षेपण माध्यम रहे ठोस, तो ये आंतरिक प्रावस्था क्या है? प्रक्षेप प्रावस्था क्या है? गैसेज है, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस। तो इसको, इसका जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसको ठोस सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस सोल। क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे अपन? ठोस सोल, जिसमें प्रक्षेप प्रावस्था क्या है? गैस, और प्रक्षेपण माध्यम यहां पर क्या है? ठोस। कम मात्रा वाली, और ये कौन सी मात्रा वाला है? अधिक मात्रा वाला। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रबड़ है, केक है, स्टाइरिन है, ये एग्जाम्पल। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो अपने को सभी को ध्यान रखना है, सूखे समुद्री झाग। सूखे समुद्री झाग, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है सूखे समुद्री झाग ये क्या है? ठोस सोल, प्रक्षेपण माध्यम ठोस, प्रक्षेप प्रावस्था क्या है? यहाँ पर गैसेज है। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे प्रक्षेप प्रावस्था यहां पर लेते हैं अपन द्रव्य, और प्रक्षेपण माध्यम यहां पर अपन लेते हैं गैस। तो ये आप समझ रहे हो, प्रक्षेप प्रावस्था जो कम मात्रा वाली है वो है, और ये कौन सा है? प्रक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा वाला है वो है। यहां पर जो कोलाइडी तंत्र बनेगा उस कोलाइडी तंत्र को अपन कहते हैं, ये इसमें द्रव्य और ये क्या है? गैसेज है। इसको अपन कहेंगे गैस में द्रव्य का विलयन बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम अपन देख सकते हैं। देखो आपको पता हो तो जब जब प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उसको अपन कहते हैं एरोसोल। एरोसोल, या इसको कह सकता हूं मैं वायुसोल। क्या कह सकता हूं? यहां पर वायुसोल। यहां पर ये कैसा वायुसोल बनेगा? यहां पर ये किसका बनेगा? द्रवों का वायुसोल बनेगा। इसको क्या कह सकते हैं अपन? द्रवों का एरोसोल। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोहरा है, बादल है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, का छिड़काव। आप भी देख सकते हो सभी में, कोहरे में क्या रहता है और बादल में क्या रहता है? गैस अधिक मात्रा में रहती है वहां पे, और द्रव्य क्या रहता है? कम मात्रा में। ये तो जनरल सी बात है, सभी को पता है। बादल क्या होते हैं? वाष्प होती है। वाष्प भी तो है एक तरह से, और वो वाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में नीचे आती है। तो उसमें वाष्प में क्या है? एक तो गैस है और एक क्या है? जल। गैस है अधिक मात्रा में, ये है कम। यही स्थिति किसमें रहती है? कोहरे में। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, वो भी एक तरह से क्या है? वो भी एक तरह से क्या होता है? वाष्प ही होता है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, द्रव्य। द्रव्य इसको कहते हैं अपन इमल्सन अथवा पायस। क्या कहते हैं इसको? इमल्सन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? पायस। ये अपने आगे एग्जाम ये आएगा भी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी। अब जैसे ये होता है जैसे दूध, जैसे तेल में जल, या फिर मैं कह दूं जल में तेल। ये सभी द्रव यहां पर मिक्स हो रहे हैं। तो द्रव वाला क्या कहलाता है? इमल्सन अथवा पायस कहलाता है। इसका भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये कोलाइडी झाग अथवा फोम ऐसे बनता है। ठोस फोम, ठोस आ गया। एरोसोल अधिक मात्रा वाला ये है। पायस अथवा इमल्सन, ये ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव्य मिक्स होने पर पायस अथवा क्या बनता है? इसको क्या कहते हैं अपन? इमल्सन कहते हैं। अब अपन देखते हैं आगे वाला, द्रव्य में ठोस, इसको जेल कहते हैं। द्रव्य में जब ठोस मिक्स किया जाता है इसको क्या कहते हैं अपन? जेल।
जो जेल होता है उसका एग्जाम्पल होता है जैसे मक्खन, बूट पॉलिश। मक्खन हो सकता है, बूट पॉलिश हो सकती है, जैम हो सकता है, या फिर वो जेली हो सकती है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं पनीर वगैरह। जो एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस में। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर मक्खन, बूट पॉलिश, जैम, जेली, ये इतने एग्जाम्पल अपने को क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। ये किसके हैं? ये ध्यान रखना। जेल कैसे बनता है? ठोस में द्रव्य है, प्रक्षेपण माध्यम सॉलिड है, प्रक्षेप प्रावस्था यहां पर क्या है? द्रव्य है। ये चीज भी आपको सभी को क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं 6 नंबर की। अब देखो प्रक्षेप प्रावस्था क्या लेते हैं अपन? ठोस। और प्रक्षेपण माध्यम वही क्या लेते हैं? गैस। मैं कह चुका जब जब प्रक्षेपण माध्यम गैस आएगा एरोसोल बनेगा। तो ये क्या बनेगा? यहां पर जैसे गैस था तो द्रवों का एरोसोल, ये किसका एरोसोल बन जाएगा? ठोसों के एरोसोल। तो इसको क्या कहेंगे? ठोस के एरोसोल। अब ये क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? धुआं हो सकता है, या फिर धूल का तूफान हो सकता है। धुआं, धूल का तूफान, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ठोसों के एरोसोल। अब धुआं में जानते हो आप, बताओ गैसेज ज्यादा रहती नहीं रहती है, और जो ठोस के कण हैं वो क्या रहते हैं? कम। तो प्रक्षेप प्रावस्था गैसेज, प्रक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस। ऐसे ही क्या रहती है? धूल का तूफान जो होता है उसमें अगर कोलाइडी रेंज के कण हैं ठोस के और गैसेज है तो वो क्या बनेगा? ठोसों का क्या बनेगा? एरोसोल प्राप्त होगा। आगे का देखते हैं। ये ठोस और ये क्या रहे यहाँ पर? द्रव्य। तो इसको अपन सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल। क्या प्राप्त होंगे? सोल। और इसका एग्जाम्पल है जैसे अपन ले सकते हैं सोने का सोल ले सकते हैं, या फिर अपन क्या कहते हैं कोलाइडी सोना ले सकते हैं, सोने का सोल। या फिर कोलाइडी सोना, ये दलदल युक्त जल, दलदल युक्त जल, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? इसी का एग्जाम्पल होता है सोल का। लास्ट अपन कौन सा लेते हैं? ठोस और ठोस वाला। ये तो सीधी सी बात है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? ठोस सोल प्राप्त होगा अपने को। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर अपने को? ठोस सोल। तो ठोस में ठोस मिलाने पर ठोस सोल, और द्रव्य में ठोस मिलाने पर सोल। तो ये सोल कितने हुए देखना आप इसके। चलो एक बार इसके मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है जैसे खनिज। जितने भी खनिज एग्जाम्पल, जो जितने खनिज होते हैं वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। रूबी ग्लास, जो रत्न होते हैं, या फिर काले हीरे, काले हीरे, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आप, मैं आपको बता चुका जब गैस प्रक्षेपण माध्यम होगा तो एरोसोल बनेंगे। तो देखना एरोसोल, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो जब जब ये गैस है, देखो गैस है तो क्या बन गया? एरोसोल। गैस है, गैस है तो क्या बन गया? एरोसोल। क्लियर है? ये चीज मैं बताऊं, जब जब प्रक्षेपण माध्यम गैस रहेगा, क्या? प्रक्षेपण माध्यम गैस रहेगा तो क्या बनेंगे? एरोसोल। अब यदि उसमें द्रव है तो द्रवों के एरोसोल बन जाएंगे। कोहरा बादल, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। अगर उसमें ठोस है तो ठोसों के एरोसोल, धुआं, धूल का तूफान। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सोल कब बनता है। सोल कब बनेगा? जब देखो ये क्या है? प्रक्षेपण माध्यम ठोस, प्रक्षेपण माध्यम
ये रहा एक ठोस, ठीक है। और प्रक्षेपण माध्यम यहां पर भी ठोस है, लेकिन ये तो यहां पर जेली बन रहा है। और देखो मैं ठोस ठोस वाले को एक बार डिनोट कर रहा हूं। ठोस है और ये ठोस है और ये ठोस है और ये ठोस है। हाँ, कितने हुए? 1 2 3 4 हुए यहां पर। तो 4 अपने को सोल प्राप्त होंगे। तो देखो ये माध्यम है प्रक्षेपण माध्यम ठोस, तो ये ठोस सोल प्राप्त हो गया अपने को। इसका अपने को ध्यान रखना है, ये जेल वाला ये ध्यान रखना है अपने को, ये थोड़ा सा क्या है इसमें अलग रह जाता है। देखो ठोस सोल, सोल और ये ठोस सोल, क्लियर है। तो 3 तो अपने को क्या प्राप्त हो गए? सोल प्राप्त हो गए। 1 नंबर का सोल और ये दूसरा सोल और ये तीसरा सोल। ये आपको मैं अलग से बता चुका, ये इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, क्लियर है। तो 2 तो ये है प्रक्षेपण माध्यम गैस वाले, और 3 कौन से बच गए? सोल वाले, 1 और सोल वाला दूसरा और सोल वाला तीसरा, सॉरी ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 3 सोल हैं और 2 एयर वाले हैं, 5। ये अपने को अलग से ध्यान रखना। हाँ, ये एयर वाले में आ गए ना, ये अपने को ध्यान रखना अलग से। जेल वाला अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो 6 हो गए। इमल्सन अथवा पाइस कौन सा हो गया? 7वां हो गया। और ये कौन सा हो गया अपना? झाग अथवा फोम वाला, ये कौन सा हो गया? ये 8 नंबर का हो गया। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, प्रत्येक को अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है। इसको ठोस सोल या ठोस फोम कहें वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको कहेंगे ठोस फोम। ठोस वाले ये है। फोम क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम ठोस और प्रक्षेप प्रावस्था यहां पर गैस है, तो ये अधिक वेटेज वाला रहेगा, इसको क्या कहेंगे? ठोस फोम। ये आपके क्या करवा दिया मैंने? प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार करवा दिए? 8 प्रकार करवा दिए। और प्रत्येक का मैंने क्या करवा दिया? आपको एग्जाम्पल भी करवा दिया है, क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं, ये आपको इसी तरह से नोट्स में डिनोट करना है, उतारना है, इसी तरह से आपको नोट्स इसके प्रिपेयर करने हैं। तो चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण। तो कोलाइडों का वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ेंगे अपन? प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। तो आगे वाला टॉपिक अपना क्या रहेगा? कोलाइडों का वर्गीकरण और प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर। किस आधार पर देखेंगे अपन कोलाइडों का वर्गीकरण? प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल या फिर कहें बंधुता के आधार पर। अब प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल या बंधुता के आधार पर, इसका मतलब प्रावस्थाएं कितनी होती है? प्रावस्थाएं 2 होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी।
यही प्रावस्थाएं होती है दो। इन प्रावस्थाओं के मध्य अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्डिंग के आधार पर अपन कोलाइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? द्रव्य स्नेही कोलाइड और एक होते हैं द्रव्य विरोधी कोलाइड। तो द्रव्य स्नेही कोलाइड होता है एक, और एक होता है द्रव्य विरोधी कोलाइड। तो प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल या बंधुता के आधार पर कोलाइड्स आर टू टाइप, हाइड्रोफिलिक या यह हाइड्रोफोबिक, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी। अब देखो अपन को पढ़ना है द्रव्य स्नेही कोलाइड की प्रॉपर्टीज और द्रव्य विरोधी कोलाइड की प्रॉपर्टीज। यही तो अपन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में लिखना, इनके बारे में पूछा जाए इनके बारे में, दोनों में अंतर पूछा जाए तो दोनों में अंतर लिखना है। क्लियर हुई बात? अब अपन यहां पर क्या करते हैं, दोनों में अंतर पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पूछेगा तो इसके बारे में लिख देंगे, विरोधी के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में डिनोट कर देंगे, और अंतर पूछेगा तो अपन दोनों में क्या कर देंगे, अंतर लिख सकते हैं। तो अपन सबसे पहले कौन कौन से गुणधर्म, उन गुण वो लिखते हैं, इनके गुणधर्म। और द्रव्य स्नेही कोलाइड के गुणधर्म बताते हैं यहां पर। द्रव्य स्नेही कोलाइड, इसके नीचे लिखेंगे अपन जो द्रव्य स्नेही कोलाइड के जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में लिखेंगे, और एक लिखेंगे द्रव्य विरोधी कोलाइड की प्रॉपर्टी। कोलाइड के गुणधर्मों के बारे में अपन यहां पर लिखेंगे। तो प्रत्येक के बारे में अपने को अब यहां पर पढ़ने। गुणधर्म में सबसे पहले पढ़ते हैं इनका निर्माण कैसे करा जाता है। देखो द्रव्य स्नेही कोलाइड अपन ने वर्गीकरण किस आधार पर करा, बंधुता के प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। किस आधार पर करा, आकर्षण बल के आधार पर। अगर प्रावस्थाएं कौन सी है, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी, इनके मध्य यदि आकर्षण बल लग रहा है तो उस कोलाइड का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं, प्रक्षेपण माध्यम लिया, उसमें प्रक्षेप प्रावस्था डाली और थोड़ा सा हिलाया और किसका निर्माण हो गया, कोलाइडी तंत्र का निर्माण हो गया। तो एक चीज बताओ, यहां पर इनका निर्माण करने के लिए अपने को कोई विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ी क्या? क्योंकि यहां पर प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल है, डालते ही दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो इनका निर्माण सीधे ही प्रक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम में घोलकर कर लिया जाता है अब देखो यहां पर प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये कोलाइडी तंत्र आसानी से नहीं बनेगा। इन कोलाइडी तंत्र का निर्माण करने के लिए अपने को विशेष विधियों की, स्पेशलाइजेशन मेथड की आवश्यकता होगी। तो इनका निर्माण विशेष विधियों से किया जाता है, विधियों से किया जाता है। और उन विधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके जो आगे क्लासेस होगी उनमें पढ़ेंगे द्रव्य विरोधी कोलाइडों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब मैं आपको ये समझ गए होंगे प्रतिकर्षण बल लगता है, लगने के कारण, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण। अब आप समझ गए होंगे, मैं काफी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किसके मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स किसके मध्य लगेगा, प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में।
क्लियर हुई ये बात सभी को। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रकृति। देखो ये होते हैं उत्क्रमणीय। कैसे होते हैं ये? उत्क्रमणीय। और ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। देखो इसका मतलब भी आप समझो, उत्क्रमणीयता का मतलब यहां पर यह है, एक बार कोलाइडिसोल का निर्माण हुआ, उसके बाद में फिर से अपन परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं पृथक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई विशेष विधि अपन ने काम में नहीं ली है। बट यहां पर अपन जब इनका निर्माण करते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स का या द्रव विरोधी कोलाइड का, तब अपन विशेष विधियां काम में लेते हैं यहां पर। तो विशेष विधियां काम में लेने के कारण इनको फिर से सेपरेट अपन नहीं कर सकते। किसको? परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को यहां पर अपन सेपरेट नहीं कर सकते, या फिर मैं कहूं पृथक नहीं कर सकते। तीसरी इनकी देखते हैं दृश्यता। देखो जो द्रवस्नेही कोलाइडों के जो कण हैं उनको अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते। दृश्यता मतलब इनके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। जबकि इनके जो कण होते हैं इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन देख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। देखा जा सकता है, इनको अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन देख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व। देखो मैं स्थायित्व की बात करूं तो जो द्रवस्नेही कोलाइड होते हैं इनका निर्माण अपन ने जब करा था तो अपन ने कोई विशेष प्रकार की विधियां काम में नहीं ली थी, अतः ये स्वतः ही निर्माण हो रहा था इनका। तो इसका मतलब ये स्वतः ही स्थायी है, क्योंकि ये दोनों प्रावस्थाएं अपन मिला रहे थे और ये कोलाइडी तंत्र बन रहा था। इसका मतलब ये क्या है? स्वतः स्थायी है, तो इनको अपन क्या कहेंगे? स्वतः स्थायी होते हैं। स्वतः स्थायी होते हैं। यहाँ पर इनके बारे में अपने को, वैसे अपन ने पहले पढ़ करके आगे तो पूर्व ज्ञान के आधार पर भी बोल सकते हैं अपन, ये क्या होते हैं? स्वतः स्थायी। इनका निर्माण विशेष विधियों की सहायता से अपन करते हैं, विशेष विधियों की सहायता से करते हैं। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी या इनका स्थायित्व अपने को मेंटेन रखने के लिए इनमें स्थायी कारक के रूप में कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, या फिर स्थायी कारक के रूप में कुछ ना कुछ अपन इनमें मिक्स करते हैं। ये अस्थायी होते हैं, इनमें स्थायी कारक मिलाया जाता है। ये अस्थायी होते हैं क्योंकि विशेष विधियों से इनका निर्माण करते हैं अपन, इस कारण इनमें कोई ना कोई पदार्थ स्थायी कारक के रूप में जरूर मिक्स करा जाता है। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन देखते हैं विद्युत अपघट्य के साथ क्रिया। विद्युत अपघट्य के साथ क्रिया। अब देखो, एक है जो कोलाइडी होते हैं, इनका स्कंदन होता है। स्कंदन होने का मतलब इनके जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएं, तो वो कोलाइडी विलयन क्या हो गया? स्कंदित हो गया, और उसका जो कोलाइडनेस, कोलाइडी जो गुण था वो क्या हो गया? समाप्त। तो अपन ने पढ़ा ये द्रवस्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं,
अतः इनका स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा मिलानी पड़ेगी। तो और इनका स्कंदन करने के लिए, ये तो अस्थायी होते हैं, विद्युत अपघटय की अल्प मात्रा मिलानी पड़ेगी। यानी जब ये स्कंदित होंगे तो विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके स्कंदित होंगे, और ये विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा के साथ क्रिया करके स्कंदित हो जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो, जो अपन ने पढ़ा था कोलाइडी विलयन के विद्युत गुण के बारे में पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो कोलाइडी विलयन के नेगेटिव कण तो पॉजिटिव की ओर जाएंगे और जो पॉजिटिव कण थे वो नेगेटिव की ओर जाएंगे। ये चीज तो क्लियर है आपको सभी को। तो इसका मतलब आवेश तो रहता है कोलाइडी वालों पर, ठीक है। अब देखो विद्युत अपघटय होता है, कोई भी विद्युत अपघटय जैसे NaCl है तो इसमें एक Na+ है और एक Cl- है। ये डालेंगे तो Na+ के साथ माइनस वाला कोलाइडी कण आएगा और इसके साथ प्लस वाला आएगा, और ये जुड़ करके बड़े कण बनाएंगे और बड़ा कण नीचे बैठेगा और उसको कहते हैं स्कंदन कहते हैं। तो यहां पर ये स्थायित्व इसका क्या रहता है, अधिक। तो इसका स्थायित्व समाप्त करने के लिए, इसको स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो मैं लिख दूं यहां पर, इन्हें स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटय की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं कम मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और इनके बारे में मैंने आपको वैसे जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में, सभी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में देखते हैं इनकी शांतता। और एक है पृष्ठ तनाव। देखो जो द्रव्य विरोधी कोलाइड है जितने भी, इनकी शांतता और पृष्ठ तनाव है वो प्रक्षेपण माध्यम के बराबर ही होते हैं। इनमें इनकी शांतता और पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम के बराबर। तो ये ध्यान रखना है, जो द्रव्य विरोधी कोलाइड हैं इनकी शांतता और इनका जो पृष्ठ तनाव है वो प्रक्षेपण माध्यम के क्या रहता है, बराबर ही रहता है। और इनकी शांतता प्रक्षेपण माध्यम से अधिक और पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम से कम। बस ये गुणधर्म अपने को ध्यान रखना है। यहां पर जो द्रव्य स्नेही है उनकी शांतता जो होती है वो प्रक्षेपण माध्यम से क्या होती है, अधिक होती है। और प्रक्षेपण माध्यम जानते हो आप, जो अधिक मात्रा वाला है। और पृष्ठ तनाव है वो प्रक्षेपण माध्यम से क्या होता है, कम होता है। और इनका क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली या फिर मैं कहूं लगभग क्या रहता है, बराबर रहता है। इसके बाद में इनका देखते हैं टिंडल प्रभाव। मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कौन दर्शाते हैं, केवल द्रव्य विरोधी ही दर्शाते हैं, द्रव्य स्नेही नहीं दर्शाते। एक गुणधर्म हो रहा है इनका जलयोजन। जो द्रव्य स्नेही है वो अधिक जलयोजित होते हैं और ये कम जलयोजित होते हैं। तो ये गुणधर्म भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। टिंडल प्रभाव कौन दर्शाते हैं, द्रव्य विरोधी दर्शाते हैं। जलयोजन अधिक किसका होता है, द्रव्य स्नेही का होता है। क्लियर है ये बात भी सभी को। अब लास्ट में इनके देख लेते हैं अपन उदाहरण। जैसे उदाहरण की बात करें अपन, धातुओं के सल्फर, जितने भी धातुओं के सल्फर होंगे, धातु सल्फर या फिर मैं बोलूं अधातुओं के कोलाइड,
अधातुओं के कोलाइड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्य विरोधी के। और द्रव्य स्नेही के एग्जाम्पल कौन? स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन सोल। स्टार्च है, जिलेटिन है और प्रोटीन सोल। प्रोटीन सोल। अगर इस मार्कर से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में। इसके एग्जाम्पल, द्रव्य स्नेही के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्टार्च है, दिख रहा है ना, जिलेटिन है, प्रोटीन सोल है। ये द्रव्य स्नेही के एग्जाम्पल। और द्रव्य विरोधी के एग्जाम्पल, धातु सल्फर है, अधातुओं के कोलाइड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्य विरोधी के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने कोलाइडों का सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा है। प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण बल या बंधुता के आधार पर प्रावस्थाएं, प्रेक्षित प्रावस्था और प्रेक्षेपण माध्यम, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी। द्रव्य स्नेही में अट्रैक्शन और यहां पर रिपल्सन लगता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।